चलिए सेकंड लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल बातें, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। वहां से काफी सारा एमसीक्यू आता है, उसकी एक एमसीक्यू क्लास हो सकता है कि जो अगला लेक्चर लेके आऊंगा मैं उसमें पहले लेक्चर से और इस लेक्चर से दो लेक्चर हो जाएंगे, इनके एमसीक्यू कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज की हेडिंग है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, दवा प्रशासन का मार्ग, यानी कि दवाइयों को हम लोग अपनी बॉडी में किन किन रास्तों के द्वारा पहुंचाते हैं। सिंपल सी बात है। फिर से देखो एक चीज मैं बता दूं, आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो, अगर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मेरे को सुना है, पढ़ा है, तो मैं हमेशा कहता हूं चीजों को समझ लो। फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा आगे जाके क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ चीजें याद करने वाली हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। अगर आप अपनी बात को क्लियर कट लिख पाते हैं, ओके है, जस्ट एज इट इज, चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल वगैरह तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप सब लोगों को पता है कि बचपन से दवाइयां तो खाते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ किन किन रास्तों से बॉडी में दवाई जाती है, ठीक है, तो आप लोग कह दोगे कि हाँ हम लोग दवाई को माउथ से खाते हैं, ठीक है। बचपन से ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने दवाई ना खाई हो, लगभग, ठीक है, लगभग क्या 100% हर किसी ने दवाई खाई है, ठीक है। कुछ नहीं है तो वैक्सीन तो लगा ही होगा, ठीक है। तो दवाई को हम लोग, कोई भी पूछेगा तुरंत आप बोल दोगे हाँ, एक तरीका है हम लोग माउथ से लेते हैं, दूसरा तरीका है इंजेक्शन, ठीक है, और तीसरा तरीका जो आपके दिमाग में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि हम लोग बॉडी के ऊपर भी लगाते हैं ना, तो आप लोग दिमाग में क्या आएगा कि बॉडी के सरफेस पे लगाते हो। ये जो बात आप बोलोगे ये आप बताओगे अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, कि हाँ यही चीज हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। बट साइंटिफिकली जो रूट्स हैं उसको 3 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। 3 भागों में कैसे तोड़ा गया है उसको अभी बात करेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ, वह रास्ता बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी, जिस रास्ते से दवाई बॉडी में जा रही है, और यही आपकी डेफिनेशन रहेगी, ठीक है ना, यही आपकी क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने कहा 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। पहला जो इसका क्लासिफिकेशन आएगा आगे जाकर के, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर पहला वो रास्ता है, यानी कि जो हम माउथ से लेते हैं, इसको हम एंटीरियल रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियल रूट, यानी कि वो रास्ता जहां पे दवाई माउथ से होकर के हमारे पेट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटीरियल रूट का मतलब क्या हो जाएगा, दवा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के जाएगी। किससे होकर के जाएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम से होती हुई। फिर दूसरा आ जाएगा पैरेंटीरल, ठीक है। यहां पर क्या होगा, दवा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाएगी, डायरेक्ट कहां जाएगी, ब्लड में जाती है। इंजेक्शन लगता है या मांसपेशियों में लगे या नसों में लगे, दवा डायरेक्ट कहां जाती है, हमारे ब्लड में जाती है, ठीक है। एंड थर्ड वन जिसको हम लोकल बोल देते हैं, ठीक है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम ना ब्लड, सरफेस पे रह जाती है वो, ठीक है। तो ये 3 आपको दिमाग में रखने हैं, और जब क्लासिफिकेशन के ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ मैंने यहाँ पर चार्ट, तो आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन बाकायदा लिख करके आने। क्लासिफिकेशन के ऊपर डायरेक्ट आपका 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे इस चैप्टर में यही है क्लासिफिकेशन, और जितने भी रूट हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। लेकर के आया हुआ हूं मैं, और अलग से ये तो आपकी लाइव क्लास वाला नोट्स हो जाएगा, एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में भी जो मैं नोट्स अपडेट करूंगा, आप लोगों में अभी अपडेट नहीं किया, फर्स्ट ईयर वाले में कर दिया है, वो अभी आज से इसमें अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपको एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या आंसर लिखना, वो पूरा एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो देखो 3 रूट मैंने ये बता दिए थे, एक्चुअली 2 ही रूट कहना चाहिए इसको, क्योंकि ये दोनों रूट भी क्या है, सिस्टेमिक कहलाते हैं। सिस्टेमिक का मतलब क्या हो गया, हमारा जो दवाई है जो हम खाते हैं वो हमारे कहां पहुंचती है, ब्लड के अंदर। तो सिस्टेमिक यानी कि दवा खाने के बाद अल्टीमेटली हमारे ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से होती हुई फिर वो
जहां पर उसको असर करना है वहां चली जाएगी। और एक होता है लोकल। तो बड़े पैमाने पर या मोटे तौर पे दो ही क्लासिफिकेशन रहेंगी। तो लोकल में क्या रहेगा, दवा लोकली लगा दी, स्किन पर, स्कार्फ पर, कहीं पे भी लगाई लोकल, वो ब्लड में नहीं जाएगी। ठीक है। एक्शन एट एप्लीकेबल साइट, जहां पर अप्लाई किया है वहीं पर ही एक्ट करेगी। सिस्टेमिक में क्या है, वो पहुंच जाती है सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वहां पर वो पहुंच जाती है। बात को बिल्कुल दिमाग में रखना। अब इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरी आती है, पहली है एंटीरियल और दूसरा है पेरेंटीरियल। यानी कि ब्लड में दवाई को पहुंचाने के लिए या तो हम माउथ यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सहारा लेते हैं, खाएंगे, दवा हमारे पेट में जाएगी, आंतों में जाएगी, वहां पर घुल करके ब्लड में एब्जॉर्ब होएगी और फिर हमारी बॉडी में पहुंचेगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और दूसरा है पेरेंटीरियल, यहां पर बाईपास हो जाएगा क्या, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो देखो यहां पर क्या है, याद रखने के लिए मैंने एक एक लाइन को हिंट दे दी है। डेफिनेशन आप यहां से खुद भी बना सकते हैं। जैसे एंटीरियल में क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिख दिया है, तो आपको दिमाग में रखना कि अच्छा ये दवा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि इंटेस्टाइन और स्टमक से होकर के जाती है। ठीक है। इसमें एक क्या रहेगा, ओरल। ठीक है, ओरल आ जाएगा, सबलिंगुअल आ जाएगा और रेक्टल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबलिंगुअल रेक्टल में काफी सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वो बाईपास भी हो जाता है। ठीक है। तो सबलिंगुअल आ गया और रेक्टल आ गया। पेरेंटीरियल में क्या आ जाएगा, इनहेलेशनल, जो हम डायरेक्ट इनहेल करते हैं और दवा हमारे लंग्स से होती हुई सीधा ब्लड में चली जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हुआ। ट्रांसडर्मल, वाया स्किन, स्किन पे अप्लाई किया, स्किन से एब्जॉर्ब होगी अंदर टिश्यूज में, वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है दवा कहां पे, ब्लड कैपिलरीज में, और वहां से होकर के कहां पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन में। और तीसरा है इंजेक्शन। इंजेक्शन में हम सिंपल कह सकते हैं, हाँ इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इंजेक्शन में बहुत सारे टाइप हैं जो कि आपका 1 मार्क्स कई बार क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहला है इंट्रावीनस, यानी कि डायरेक्ट वीन में लगा दिया। इंट्रामस्क्यूलर, मसल्स में लगाते हैं। सब क्यूटेनियस, जो स्किन के नीचे हल्का फैट होता है ना वहां लगा देते हैं। इंट्रा आर्ट्रियल, जो आर्टरी में लगाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर, जो जॉइंट आर्टिकुलर होते हैं ना, जो जॉइंट्स, हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं वहां लगाते हैं। इंट्राथिकल, जो स्पाइनल फ्लूइड में लगा रहे हैं। और इंट्राडर्मल, जो स्किन की लेयर्स होती हैं ऊपर वाली, उसके अंदर ऐसे उठा करके इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। और ये रहा लोकल, यहां पर दवा जहां अप्लाई की है वहीं पर ही असर करेगा। स्किन टॉपिकल, तो यहां पर कंफ्यूज मत करना। जो देखो डर्मल में जब ट्रांस लिखा होगा मतलब वो स्किन को क्रॉस करके कहां पहुंच गई, ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है। तो स्किन टॉपिकल, यहां पर टॉपिकल लिख दिया है, ऊपर ही ऊपर रहने वाली है, अंदर नहीं जाएगी। इंट्रानेसल, यानी कि नाक के अंदर, वो नाक के अंदर ही कोई इंफेक्शन वगैरह वहीं पे असर करेगी, ब्लड में नहीं जाएगी। ऑक्यूलर ड्रॉप, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, आंख में ही असर करेगी। म्यूकोसल थ्रॉट, गले में ही अप्लाई कर देते हैं जब क्या कहते हैं, कई बार छाले वगैरह होते हैं। वेजाइना, माउथ या ईयर, कान में लगा दिया। वेजाइनल आती है, क्रीम्स वगैरह आती हैं। इनहेलेशनल, कई बार क्या होता है हम लोग इनहेल तो करते हैं लेकिन वो हमारे ब्लड में नहीं जाती है और केवल क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाएगा, वो दवा आगे जाके एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इससे कंफ्यूज मत करना, ये वाला इनहेलेशनल और ये वाला इनहेलेशनल, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना। दोनों दो तरीके के होते हैं, एक में दवा पहुंच जाती है ब्लड सर्कुलेशन में, एक में नहीं पहुंचेगी। देन ट्रांसडर्मल, अब ट्रांसडर्मल में यहां पर ट्रांस मतलब क्रॉस कर दिया, स्किन को क्रॉस करके कहां चली गई, अंदर चली गई, अंदर के टिश्यूज और सेल पे असर किया, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। यहां पर ट्रांसडर्मल में क्या हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। तो थोड़ा सा यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है। डिफरेंस इन ओरल और, बेटा देखो डिफरेंस साफ साफ लिखा हुआ है। एंटीरियल का मतलब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक तरह से वो एंटीरियल को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग कई बार उदाहरण देते हैं कि क्या, कि किसी एक चीज को किसी का अभिप्राय बना देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे हो, मतलब एक वहां से जोड़ दिया कि तुम सच बोल रहे हो। तो वैसे ही जब भी एंटीरियल का वर्ड का इस्तेमाल होता है तो वो ओरल, तो एंटीरियर ओरल आपस में इंटरकनेक्टेड यूज होते रहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन मेन कनेक्शन क्या रहेगा इसका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रहेगा। क्लियर हुआ?
रियाज, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको फटाफट समझ लेते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे उनको लिए भी आसानी रहेगी और सबको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सिस्टेमिक का मतलब क्या है? इसमें दवा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के पूरे बॉडी में जाती है, इसको कहते हैं सिस्टेमिक। ठीक है, एंटीरियल रूट, इसे जठरांत्र मार्ग भी कह रहे हैं। देखो जठरांत्र मार्ग है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओरल भी आ जाएगा, मुंह के द्वारा लेना, जीभ के नीचे रखना, बक्कल गाल और मसूड़ों के बीच में रखना, रेक्टल मलाशय के माध्यम से, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, एंटीरियल रूट आ जाएंगे। क्लियर हुआ? देन पेरेंटीरियल यानी कि इंजेक्शन के मार्ग आ जाएंगे यहाँ पर, जो भी हम डायरेक्ट ले रहे हैं। इंट्रावीनस, नसों के अंदर। इंट्रामस्क्यूलर, मांसपेशियों के अंदर, समझते जाना। सबक्यूटेनियस, हिंदी इंग्लिश पढ़ने से साथ में हिंदी वाले बच्चों को तो फायदा होता ही है और बाकी बच्चों को भी इजीली, और मतलब इंग्लिश वाले बच्चों को भी बहुत सारी बातें समझ में आती है। सबक्यूटेनियस, त्वचा के नीचे की जो वसा, फैट, तो सबक्यूटेनियस में स्किन के नीचे, हम लोग फर्स्ट ईयर में स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्किन की लेयर के नीचे फैट होता है, वहां पर जब इंजेक्शन लगता है तो सबक्यूटेनियस आ गया। इंट्राडर्मल, त्वचा की ऊपरी परतों के अंदर, जो स्किन की मल्टी लेयर्स होती है ना, उनके अंदर जब इंजेक्शन लग रहा है। इंट्रा आर्ट्रियल, धमनियों, हिंदी वर्ड है, यानी कि आर्टरी के अंदर। इंट्राथीकल, थीकल क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी के तरल, जो रीढ़ की हड्डी में यहाँ पीछे की तरफ स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड भरा होता है, स्पाइनल फ्लूइड उम्मीद है नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में, तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जरूरी होती है, अगर अच्छे से पढ़ा तो वर्ड क्लियर समझ में आ जाएगा। इंट्राऑसियस यानी कि हड्डी की अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होती है, इंजेक्शन को हड्डी के अंदर तो घुसा करके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स जो हैं केवल आपको याद होने चाहिए, 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, बाद बाकी जो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरे कुछ मार्ग हैं, जैसे कि ट्रांसडर्मल है, इंटरनेशनल हो गया नाक के माध्यम से, इंट्राऑक्यूलर हो गया आंख के अंदर, तो ये दूसरे रास्ते हैं। खैर, तो हमें सिस्टेमिक जब पहुंचाना है, सिस्टेमिक, अब देखो सिस्टेमिक में ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे इंट्राऑक्यूलर, आंख में कुछ दवाइयां आंख में ही ऊपर ही रह जाती हैं, अंदर ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती, और कुछ दवाइयां अंदर ब्लड सर्कुलेशन तक चली जाती हैं, तो दोनों में अंतर रहेगा, तो कई बार वर्ड डबल होते हैं यहाँ पर। टॉपिकल और लोकल रूट, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें दवा शरीर के केवल विशिष्ट स्थान पर ही काम करती है, जहां पर लगाया है वहीं पर ही काम करेगी। हिंदी में लिखने वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, ये जो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें दवा शरीर के केवल एक विशिष्ट स्थान, ठीक है, तो कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करें हिंदी वाले बच्चे, उससे आपका स्कोर अच्छा होगा। यहां पर कुछ बच्चे इसमें लिख सकते हैं, इसमें औषधि, दवा की जगह औषधि लिख सकते हैं। ठीक है, शरीर के केवल एक विशिष्ट स्थान पर या खास स्थान पर या जहां पर उसको लगाया जाता है, तो इस तरह से एक कॉमन वर्ड बन जाता है। विशिष्ट लिख दिया वो भी चल जाएगा, फिर एक लंबा वर्ड बन जाएगा कि जहां पर हम दवाई को शरीर के जिस हिस्से पे लगाते हैं, एक लंबा वर्ड बन गया। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देते चले। डर्मल, त्वचा पर यानी कि बाहरी, डर्मा हो गया बाहर। ऑप्थेल्मिक, आंख के लिए। ओटिक, कान के लिए, कान में ड्रॉप वगैरह डालते हैं। नेजल, नाक के अंदर, केवल नाक में ही रहेगी वो दवा, अंदर मतलब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती है। देन वेजाइनल, योनि मार्ग के माध्यम से। इनहेलेशनल, सांस के माध्यम से फेफड़ों में, बस फेफड़ों तक ही रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। तो ध्यान रखना, सिस्टेमिक का मतलब ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत करना, जैसे सिस्टेमिक वर्ड आएगा मतलब वो दवाई हमारी, हमने जब उसको ली, और लेने के बहुत सारे माध्यम है, दीज आर द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे आते हैं हम लोग, क्लियर हो गया, ये इसका क्लासिफिकेशन है और अच्छा खासा आता है। देखो फिर बता रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन अगर आपके पास आता है, आप केवल ये चार्ट बना के आ जाइए बढ़िया करके, और ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा गैपिंग कर देना, थोड़ा क्लोज हो गया ये, उसके नीचे उसको हिंट भी कर दिया। आपको इसको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं। ये चार्ट अगर 3 नंबर का इतना बना के आ जाते हैं, पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कुछ नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट ईयर में भी ये आपने बहुत सुना होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और क्लियर नहीं हो पाता बच्चों को। यहां पर एक
कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये डिटेल में पूरा रहेगा फार्माकोलॉजी के अंदर, तो स्टार्टिंग से ही हमको ये वर्ड को क्लियर करके चलना पड़ेगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है क्या। फर्स्ट ईयर में भी कई बार ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ मैंने तो क्लियर किया हुआ है। तो जिन बच्चों को क्लियर है अच्छी बात है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो लोग एक कॉन्सेप्ट समझे पहले कि ये फर्स्ट पास मतलब पहली बार जहां से दवा हमारी बॉडी से गुजरती है, गेट। लीवर को हम लोग कह सकते हैं कि लीवर हमारी बॉडी का गेट कीपर है। क्या है ये? गेट कीपर। बॉडी में क्या आ रहा है नजर रखे हुए उसके ऊपर, ठीक है, और कोई भी चीज गलत आती है ना उसको तुरंत तोड़ना चालू कर देता है। बात को समझो, लीवर की एक खासियत है, हम जो भी खाते हैं कैसे लीवर के पास पहुंचती है उसको पहले समझते हैं। चलो पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे आते हैं। तो देखो, हमने कुछ भी खाया, कुछ भी हमारे स्टमक से जो भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब होंगी, जो भी एब्जॉर्ब होता है उसको जो हमारी गैस्ट्रिक वीन्स होती हैं, ठीक है, वो उसको लेकर के कहाँ पहुंचती हैं? लीवर के पास। बॉडी में सर्कुलेट करके नहीं ले जाती है करने के लिए, वो उसको लेके जाएंगे लीवर के पास कि भाई लीवर चेक करो, जो ये पेट से आया एब्जॉर्ब होकर के सही है हमारे शरीर के लिए। लीवर चेक करेगा, कहेगा सही है तो ठीक है, पास कर देगा आगे, और सही नहीं होगा तो तोड़ फोड़ चालू कर देगा, उस केमिकल को तोड़ना चालू कर देगा, ठीक है। इसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं साथ में ड्रिंक करते हैं। तो देखो, जैसे ही आप अल्कोहल पीना स्टार्ट किया, लीवर सारे काम छोड़ करके अल्कोहल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए क्या है? नुकसानदायक है। खैर, उस बात में डिटेल में फिर कई बात करेंगे। कोई चीज स्टमक से क्रॉस होती हुई हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गई तो वहां से मेसेंट्रिक वीन्स उसको जो भी चीज एब्जॉर्ब करेगी उसको लेके पहले सीधा कहां जाएगी? लीवर के पास जाएगी। समझ लो, ये चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते होते लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर कोई चीज एब्जॉर्ब होने, वैसे यहाँ पे ना के बराबर चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। मान लो कोई खासकर मेडिसिन वगैरह कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसको भी अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां से जो ब्लड वेसल्स हैं एब्जॉर्ब होने के बाद उसको कोलिक वीन के माध्यम से फिर उसको भी कहाँ लेके जाएंगी? लीवर के पास लेके जाएंगी। तो कुछ भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो कहाँ पहुंचेगा? सीधा सीधा लीवर के पास। पेंक्रियास से भी कुछ निकलती हैं चीजें, वो जाती हैं, खैर पेंक्रियास और क्या कहते हैं, ये हमारे अभी इतने मतलब का नहीं है स्प्लीन, लेकिन हाँ यहाँ से भी ये जो ब्लड वेसल्स है पहले सीधा यहाँ पहुँचती हैं। स्प्लीन वगैरह का फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वो जो चीज़ें डिटेक्ट वगैरह करता है ना, किसका काम करता है? ये एंटीबॉडीज वगैरह फॉर्म करता है, ठीक है। खैर, ये दोनों अभी हमारे मतलब का नहीं है। हम बात समझ रहे हैं कि हमने कोई दवा खा ली है, खाने के बाद वो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से जैसे ही एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी उसको जो वीन्स हैं, और ये तीनों वीन्स जा करके एक कॉमन वीन पे जा करके जुड़ जाती हैं, और इस वीन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वीन। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है इसका? हेपेटिक पोर्टल वीन। और ये वीन ले जा करके डायरेक्ट सप्लाई कहाँ करती है? लीवर के पास। अब लीवर क्या करेगा? लीवर मैंने कहा गेट कीपर है। वो कोई भी चीज, मान लो कोई चीज आपने खाई है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिएंट्स खाया, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। ड्रग, जो भी दवा आपने खाई, एब्जॉर्ब हुई, वो सीधा कहाँ पहुंची? लीवर के पास। और जो भी मेडिसिन हम खाते हैं, ध्यान रखो, जो भी मेडिसिन हम खा रहे हैं वो मेडिसिन लीवर को नहीं पता कि वो हम अपनी शरीर की भलाई के लिए खा रहे हैं। लिवर के लिए ये मेडिसिन एक फॉरेन पार्टिकल है, एक बाहरी चीज है। लिवर तुरंत इस मेडिसिन को तोड़ फोड़ चालू कर देता है, इस मेडिकल के केमिकल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और तोड़ करके जो उसके तो आगे के वो होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई मेडिसिन एम है, उसको उसने ब्रेक कर दिया P+Q में, और इस P+Q को वो क्या करेगा? ब्लड में डाल देगा, और ब्लड से फिर फिल्टर होके वो यूरिन से निकल जाता है। यही वजह होती है कि 6-7-8 घंटे के बाद दवाई का असर खत्म होता है। खैर, उस पर डिटेल में बात करेंगे, सब चीजें आएंगी डिटेल में। तो लिवर के पास पहुंची हमारी मेडिसिन, लिवर ने तुरंत उस मेडिसिन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी मेडिसिन का जो क्या कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 30% है मान लो, तो उस केस में क्या होगा? कोई अगर आपने 100 mg मेडिसिन खाई है,
और वो 30% उसका क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। तो लिवर उसको 30% केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, केवल और केवल 70% ही बचती है मेडिसिन, यानी कि 70 mg मेडिसिन ही बचेगी, जो कि हमारे फाइनल आगे जाके ब्लड सर्कुलेशन में आएगी और जहां पे डिजीज वगैरह है वहां तक पहुंचेगी और वही अपना असर दिखा पाती है। अब ये जो 70% ही, यानी कि 70 मिलीग्राम ही दवा जो पहुंची आगे जाकर के, इसी को कहते हैं हम लोग कि भाई हमारी बॉडी को कितनी अवेलेबल हुई दवाई। हमारी बॉडी कैसी है, लिविंग। तो लिविंग के लिए वर्ड क्या बना, बायो। और कितनी अवेलेबल हुई दवाई, 70 mg, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। गलत कर दिया, बायो अवेलेबिलिटी गलत कर दिया, ठीक है। कितनी अवेलेबल हुई, ठीक है, यानी कि ये दो वर्ड से बन रहा है, ये बायो प्लस अवेलेबल। तो बायो अवेलेबिलिटी एक वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब यही है कि लिवर से बचने के बाद कितनी दवाई बच गई, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी, मेन ब्लड सर्कुलेशन में, और वहां से फिर वो उस जगह जाएगी जहां पर बीमारी मौजूद है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए, यानी कि दवा अपना असर दिखाएगी जाकर के। अब क्लियर है। तो दो टर्म यहां पे बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहां से तोड़फोड़ करने के बाद जितनी दवा बच गई उसको हेपेटिक वीन के माध्यम से जो लिवर है वो कहां पहुंचा दे रहा है, हार्ट के पास। किससे, इंफीरियर वेने केवा नाम की जो वीन्स है उसके माध्यम से हार्ट में पहुंचा देता है, फिर हार्ट पंप कर देता है पूरी बॉडी में। अब पहुंच गई दवा हमारे पूरे शरीर में। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टर्म अच्छे से क्लियर हो गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लगता है, फर्स्ट पास। तो पहली बार जब दवा जाती है तो उसको लिवर को पास करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पहली बार सबसे पहले जहां मेटाबॉलिज्म हो जाएगा वो लिवर के पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो एक कहानी अलग है कि वो बाद में सर्कुलेट होते होते बार बार लिवर के पास आती है मेडिसिन, तो लिवर उसको तोड़ता रहता है, वो कहानी एक बात की बात है। फिलहाल ये स्टार्टिंग का रोल रहा कि इतना % लिवर ने तोड़ दिया, इतना % अवेलेबल हुई, और दो टर्म यहां से क्रिएट हुए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बायो अवेलेबिलिटी। अगर ये क्लियर हो गए तो आगे फटाफट बस रीड करना है और टॉपिक खत्म होते चले जाएंगे हमारे पास। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमको क्या क्लियर करना था, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। दिस इज द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो कह रहा है फर्स्ट पास इफेक्ट को आल्सो नोन एज, सॉरी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है इसका एक और नाम है फर्स्ट पास इफेक्ट। क्या नाम है, फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। इट इज द लिवर, वो कह रहा है कि यह लिवर है जो फिल्टर करता है तुम्हारे ड्रग्स को बिफोर दे रीच योर ब्लड। खून में, देखो यहां बच्चा एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि लिवर फिल्टर करता है खून में पहुंचने से पहले। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां पे भी तो खून में आ गया, ये खून में आया लेकिन हमारे मेन खून में नहीं पहुंचा, ठीक है, मेन सप्लाई में नहीं पहुंचा। तो इसे फर्स्ट पास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें दवा के रक्त में पहुंचने से पहले लिवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, उसे फिल्टर कर देता है। सिंपल कहानी। तो ये जो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है ये हर जगह काम में आएगा। न्यूट्रिएंट्स, हम कोई भी खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कुछ भी होता है, वो लिवर को लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारी बॉडी में के लिए सही नहीं है, तो तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। वो काम कैसे करता है, काम भी मैंने समझा ही दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्रग को खाया जाएगा, ठीक है। ड्रग इज स्वेलोड, मेडिसिन गोज इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और यहां से जो मेडिसिन है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना कि हमारे ब्लड में पहुंचने से पहले, तो ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कौन से ब्लड में पहुंची है, पहले जो थोड़े से ब्लड में है, जहां जिसके रास्ते से कोई जाएगी तो उसे ब्लड में होती हुई ना, तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है।
अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है? लिवर के पास। फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन ब्लड कैरी मेडिसिन थ्रू हिपैटिक पोर्टल वीन, ये आपसे पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन याद रखेंगे, टू द लिवर डायरेक्टली। हिपैटिक पोर्टल वीन के रास्ते सीधा लिवर के पास पहुंच रहा है वो, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? लिवर ब्रेक डाउन सम ऑफ द मेडिसिन, और इस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। द लिवर एक्ट एज केमिकल फिल्टर, वो केमिकल फिल्टर होता है। इसके अंदर एक खास तरह के एंजाइम, ये भी आपका एमसीक्यू में आता है, जो सबसे ज्यादा नोटेबली मतलब सबसे ज्यादा एक तरह से पाए जाते हैं, साइटोक्रोम P450 की फैमिली है, और यही एंजाइम केमिकल को तोड़ते हैं सबसे ज्यादा। डेट बिगिन, ये शुरुआत कर देते हैं दवाइयों को तोड़ने का, ठीक है। क्या कह रहा है? लिवर एक रासायनिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। इसमें एंजाइम होते हैं, विशेष रूप से साइटोक्रोम P450 का परिवार होता है पूरा, जो दवा को तोड़ना शुरू कर देता है। क्लियर? रिमेनिंग मेडिसिन, अब जो बच गई, 100 में से 20 ग्राम तोड़ दी उसने, 30 ग्राम तोड़ दी, अब जो बची रह गई, ओनली द मेडिसिन डेट इज नॉट ब्रोकन, जो नहीं टूटी बाय लिवर के द्वारा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, और इसी को बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। एंड कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, और यही दवा जो अब बायो अवेलेबल हुई है, यही अपना असर दिखा पाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बची हुई दवा का शरीर में प्रवेश, केवल वही दवा जो लिवर द्वारा नहीं तोड़ी जाती है, रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में तक पहुंचती है और अपना असर दिखा पाती है, इसे बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। चले, अब सवाल उठता है, क्या सभी के साथ ऐसा होता है? तो आंसर है नो। जो दवा हमारी बॉडी में जाने के बाद यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, वही दवा पहले लिवर के पास जाएगी और उसके बाद हमारी मेन ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है। अगर दवाई को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ना डाल करके यानी कि माउथ से ना लेकर के डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दें, तो लिवर की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। तो वही बात है, क्या सारी नहीं, नॉट ऑल ड्रग्स अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सारी दवाइयां नहीं जाती हैं। इफ अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड पेरेंटरली, अगर हम दवा को पेरेंटरली देते हैं लाइक आईवी या आईएम, तो ये एंटर कर जाती है हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहुंचती है, लिवर को अवॉइड कर देती है, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट भी अवॉइड हो जाता है। सो फर्स्ट पास इज मेनली कंसर्न फॉर एंटीरियल रूट, एंड दिस इज योर एमसीक्यू कि फर्स्ट पास इफेक्ट कहां लगता है? हमारा एंटीरियल रूट्स पे लगता है, स्पेशली ओरल, और उसमें भी खासकर ओरल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। एंटीरियल में हमारा सबलिंगुअल और वो भी था, क्योंकि वो माउथ से दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें भी ओरल यानी कि जिसको हम निगल जाएंगे, उस पर ही असर है सबसे ज्यादा इसका, ठीक है। तो ओके, क्लियर है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए मेरे ख्याल से मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ सकते हो आप लोग। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैं ये एग्जाम्पल लेके आया हूं, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है, ये आपसे टकराता रहेगा, अभी भी पास आउट कर जाओगे, उसके बाद भी हमेशा ये नाइट्रोग्लिसरीन टकराता ही रहेगा, ठीक है। क्या कर रहा है? क्लिनिकल एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ड्रग विद एन एक्सट्रीमली हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ साथ एक और भी इसका एग्जाम्पल में आता है इंसुलिन। इंसुलिन की खैर कहानी अलग होती है, उसमें लीवर ना आकर के दूसरी चीजें आती हैं। अभी हम इसको देखते हैं, इंसुलिन का इफेक्ट बाद में देखेंगे, कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो सब नाइट्रोग्लिसरीन सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। इफ टेकन ओरल, अगर नाइट्रोग्लिसरीन को जब भी हार्ट के लिए दिया जाता है, जीभ के नीचे रख के दिया जाता है, लेकिन अगर हमने इसको ओरली दे दिया, देखो बात को समझना, जीभ के नीचे रख के लेना और निगल जाना। जब दवा को निगल जाएंगे तो ओरली बोलेंगे, ठीक है। इफ टेकन ओरली द लिवर मेटाबोलाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, पूरा का पूरी दवा डिस्ट्रॉय कर देता है 100% बिफोर इट रीचेस ब्लड सर्कुलेशन। वो ब्लड में ही नहीं आएगी तो असर क्या करेगी? सो इट इज यूजुअली गिवन सबलिंगुअली, इसलिए हम इसको सबलिंगुअली यानी कि जीभ के नीचे रख करके देते हैं, बजाय कि उसे निगल ला जाए, ठीक है। ठीक है, लिवर लगभग पूरी दवा को मेटाबोलाइज नष्ट कर देता है, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल है इसके अंदर, जैसे कि मॉर्फिन है, मॉर्फिन का इंजेक्शन ही सुना होगा, टैबलेट नहीं सुनी होगी। प्रोप्रानोल है, ठीक है, लिडोकिन जेली टाइप की आती है या वो आते हैं, तो ये इसके कुछ और एग्जांपल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हमको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोप्रानोल की तो खैर टैबलेट्स वगैरह आ जाती है, बट ज़्यादा होता है यहाँ पर।
ओके, ये नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देखने को नहीं मिलेगी, ओ सॉरी, मतलब उसे निगला नहीं जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? निगला नहीं जाएगा। टैबलेट तो बनती है, उल्टा बोल दिया मैंने, टैबलेट होगी लेकिन जीभ नीचे रखी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट 3 नंबर का आ जाता है, एक्सप्लेन फर्स्ट पास इफेक्ट। ओके, अब इसके बाद कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इसके बाद आपको दिस एडवांटेज और डिसएडवांटेज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। ठीक है, कि भाई ओरल रूट के एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जो खास हैं वो मैंने कर दिए हैं, और जो आपको नोट्स दूंगा मैं बकायदा, देखो यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें हैं ही हैं, इसके तो नोट्स मिलते ही मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, आज मैं अपडेट कर दूंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किस तरह के 3 तरह के नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। एक तो यही नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ, ये डायरेक्ट नोट्स दे देता हूँ मैं, ठीक है ना, वो आप लोग आज देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। लाइव क्लास के नोट्स दे दिया आपको। इसके अलावा प्रॉपर एक नोट्स इंग्लिश और हिंदी, जो एक्चुअल में प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में टॉपिक कवर करके देता हूं। आज आप लोग देखिएगा उसको और फिर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो अब ओरल का फायदा क्या है भाई? सेफ होती है, बहुत ही कॉमन है, इजीली, है ना, बड़ा कर लेते हैं, कॉमन मिल जाती, कन्वीनियंट, आसान है, किसी ने दे दिए तो लेके खाली पानी के साथ। ठीक है, सस्ती होती है, ये क्लियर हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग, कुछ दवाइयाँ बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, कुछ खाना, कई बार कुछ दवाइयाँ कुछ खास तरह के खाने से अफेक्ट हो जाती हैं। पेशेंट कॉम्प्लायंस इज नेसेसरी, कई बार पेशेंट को दवा निकलने में दिक्कत होती है तो नहीं दे सकते हैं। ड्रग मे बी मेटाबोलाइज्ड बिफोर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, यानी कि फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा ना कॉमन, मैंने यहाँ पर जो क्या कहते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो लिख दिए। इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि अगला क्या आ जाएगा कि आप जो अनकॉन्शियस बेहोश है इंसान, उसको नहीं दे सकते, वो तो निकल नहीं सकता। तो इस तरह से कुछ और पॉइंट भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। देन सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, यहां पर फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, बाईपास डिस्ट्रक्शन बाय स्टमक एसिड, अब पेट में भी नहीं गया, स्टमक एसिड जो कि इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं। तो स्टमक, कुछ दवाइयाँ केमिकल्स पेट के एसिड की वजह से भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो भी बच जाता है। ड्रग स्टेबिलिटी मेंटेन बिकॉज द पीएच ऑफ सलाइवा रिलेटिवली न्यूट्रल, मुंह का पीएच लगभग कितना होता है, 6.8 के आसपास होता है, न्यूट्रल है, तो दवाई हमारी जो है स्टेबल रहती है, खराब नहीं होती है। मे कॉज इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तुरंत, ठीक है ना, जीभ नीचे रखोगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर असर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब दिक्कत क्या है, लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग, हर दवाई को हम सबलिंगुअल टैबलेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दिक्कत है। ठीक है, लिमिटेड टू ड्रग्स दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डोज। ठीक है, अब केवल जो दवाइयाँ 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम है, उसकी तो छोटी सी बन जाती है, जीभ के रख लो, लेकिन कोई 500 mg, 1000 mg है तो उसको बड़ा हम लोग सबलिंगुअल नहीं बना सकते, दिक्कत है। तो केवल जो छोटी डोज है उनको ही कन्वर्ट कर सकते हैं। मे लूज पार्ट ऑफ ड्रग डोज इफ स्वेलोड, अगर गलती से निगल ली तो दवा का काफ़ी हद तक जो पार्ट है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इंट्रावीनस, इसके तो फायदे ही हैं, इसको हम पेरेंट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका तुरंत असर आता है, इमीडिएट इफेक्ट है। आइडियल इफ डोज इन लार्ज वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम में 1000 mg, 2000 mg में देना तो टैबलेट से अच्छा इंजेक्शन लगाओ, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर इरिटेटिंग सब्सटेंस एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, इरिटेटिंग सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं पेट में जाके जलन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं जिनका हम टैबलेट में नहीं कर सकते, तो उस केस में ये बेटर होता है। वैल्यूएबल इन इमरजेंसी सिचुएशन, तुरंत असर चाहिए तो फिर ये काम करेगा। डोजेस टाइट्रेशन परमिसिबल, कितनी डोज देनी है ना, कई बार पूरा इंजेक्शन आता है तो हम कम ज़्यादा उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं डोज को। टैबलेट में हम एग्जैक्ट कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आइडियल फॉर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड ड्रग्स, जो बहुत ही हैवी ड्रग्स, मतलब जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, उनको हम सोल्यूशन फॉर्म में डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए? अनसूटेबल फॉर ऑयली सब्सटेंस, जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं
उनके लिए सही नहीं है, दिक्कत देता है। बोलस इंजेक्शन में रिजल्ट इन एडवर्स इफेक्ट। बोलस इंजेक्शन की कैटेगरी होती है, बॉडी में डाल दी जाती है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, तो वो कई बार क्या करता है, साइड इफेक्ट दिखा देता है। मोस्ट सब्सटेंस मस्ट बी स्लोली इंजेक्टेड। ज़्यादातर सब्सटेंस को हम लोग क्या है एकदम से इंजेक्ट नहीं कर सकते, धीरे 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 इंजेक्ट करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक नीडेड। उसको बनाने के लिए स्ट्रिक्टली एसेप्टिक कंडीशन चाहिए, क्योंकि जरा सा भी उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस गया, बॉडी उसके अंदर चला गया, तो सीधा वो हमारे ब्लड में जाएगा और तुरंत इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह इंट्रामस्कुलर आ जाएगा। लगभग दोनों के दोनों क्या सेम कहलाएंगे इनके इफेक्ट जो आते हैं। सुइटेबल इफ ड्रग वॉल्यूम इज मॉडरेट। इसमें हम बहुत बड़ा वॉल्यूम तो नहीं दे सकते, जैसे ये तो सीधा नस में डाल रहे हैं ना, तो दे दिया 500 mg 1000 mg। इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मांसपेशियां फट जाएंगी, नहीं तो एक ठीक ठाक अमाउंट का ही दे सकते हैं। सुइटेबल फॉर ऑयली व्हीकल्स, यहाँ पर हम जो ऑयली सब्सटेंस है उसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑयली वाले डायरेक्ट नसों में नहीं डाल सकते हम लोग, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में नहीं डाल सकते, लेकिन आईएम इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ठीक है, प्रिफरेबल टू इंट्रावीनस इफ पेशेंट मस्ट सेल्फ एडमिनिस्टर। अगर पेशेंट खुद को ही लगा सकता है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा इंजेक्शन इंसान खुद यहाँ या पीछे है ना कमर पे लगा लेता है, तो आईवी लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन आईएम इजीली लग जाता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसान ऐसे लगाता है, पेट की मसल उठाता है, डायरेक्ट लगा लेता है। ठीक है, अफेक्ट सर्टन लैब टेस्ट। कुछ लैब टेस्ट होते हैं जो प्रभावित होते हैं यहाँ पे। ये दर्द मसल्स में होता है तो कई बार दर्द हो जाता है। कैन कॉज इंट्रामस्कुलर हैमरेज। हैमरेज हो जाता है, मांसपेशियां कई बार फट जाती हैं। ठीक है, कई बार गांठ बन जाती है, देखा होगा फोड़ा सा बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मेन बताए मैंने। इसके अंदर अभी आपको जो PDF मिलेगी उसके अंदर और भी चीज़ें मिलेंगी। ये मेन है जो डायरेक्ट क्या है KDT बुक से उठाए, KD त्रिपाठी। ठीक है, जो मेन फार्माकोलॉजी की बुक है वहाँ से सारा कंटेंट उठा हुआ है, तो वो वाले ये हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा और स्मूथ वे में आपको PDF के अंदर और देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सबक्यूटेनियस आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो स्लो रिलीज, धीमे धीमे दवाइयाँ रिलीज होती हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है ये। आइडियल फॉर सम पुअरली सॉल्युबल सस्पेंशन। जो सस्पेंशन सॉल्युबल नहीं होते हैं उनके लिए सबक्यूटेनियस, फैट में डाल दो, खत्म कहानी। पेन हो सकता है या नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब होता है आसपास के सेल्स की डेथ हो जाना। ठीक है, अनसुइटेबल फॉर ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन लार्ज वॉल्यूम। बड़ी वॉल्यूम में हम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि जस्ट स्किन के नीचे लगता है, फट जाएंगी मांसपेशियां वहाँ की, मतलब जिस पार्ट में लग रहा है फट सकता है। ये इनहेलेशनल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रैपिड होता है, कैन हैव इमीडिएट इफेक्ट। अस्थमा वालों को देखा होगा, तुरंत खींचा तुरंत असर आया। ठीक है, आइडियल फॉर गैसेस। जो गैसियस सब्सटेंस होती हैं उनके लिए क्या होता है, आइडियल होता है। इफेक्टिव फॉर पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। खास करके ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा असर दिखाता है। डोज कैन बी टाइट्रेटेड। डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। लोकलाइज्ड इफेक्ट टू टारगेट लंग्स। लंग्स को टारगेट करने के लिए भी हम केवल लोकलाइज्ड इफेक्ट करने के लिए, यानी कि केवल लंग्स पे ही काम करें, उसके हिसाब से भी काम बना सकते हैं। लोअर डोजेज यूज्ड कंपेयर टू डेट विद ओरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, डोज कम करके इनहेल करा सकते हैं। फ्यूअर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट। अब सिस्टेमिक साइड इफेक्ट नहीं होते, लंग्स में जाके वहीं तक काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती है। अब जो दवा जैसे हमने पीछे पढ़ा सबक्यूटेनियस है या पीछे आईएम है, आईवी है, वो सीधा ब्लड में चली जाएगी, तो वहाँ के जो साइड इफेक्ट होते हैं, पता ही है, ब्लड में आ गई कोई चीज़ और साइड इफेक्ट हुआ तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, मोस्ट एडिक्टिव रूट। एडिक्टिव है, कोई ऐसी दवा है जो नशा वशा करती है तो ऐसे लेते हैं ना तुरंत ब्रेन में भी जाता है, ये तो एडिक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट में हैव डिफिकल्टी रेगुलेटिंग डोज। ठीक है ना, डोज को पेशेंट उसको खुद कम ज़्यादा करने में उसे दिक्कत आती है। सम पेशेंट में हैव डिफिकल्टी यूजिंग इनहेलर्स। अब इनहेलर्स कुछ लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, फिर तो धीरे धीरे सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कई बार दिक्कत आती है। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े बहुत रहेंगे करके। एडवांटेज मेन याद रखिए, डिसएडवांटेज तो एक बार को आप अपने मन से ही बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ क्या रख सकते हो कि ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है, उसमें पूरा सिस्टम चाहिए होता है हमको, तो कॉस्टली आते हैं ये। ठीक है, देन टॉपिकल, जो हम ऊपर सरफेस पे लगाते हैं, लोकल इफेक्ट के लिए ये अच्छे हैं। मे बी स्किन, आई और इंट्रावेजाइनल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पेशेंट्स के लिए आसान होता है, ट्यूब से खोला, लगा लिया, खत्म कहानी। ठीक है, सम सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन कैन होकर, कई बार स्किन से
धीरे धीरे लंबे समय तक लगी रहती है ना, तो हल्का सा धीरे धीरे करके वो ब्लड तक पहुंच जाती है और एडवर्स इफेक्ट देती है कई बार, हमेशा नहीं। अनसूटेबल फॉर ड्रग्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट और पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी। जब ऊपर हमें स्किन पे टिश्यू पे लगाना है तो लिपिड में सॉल्युबल होना जरूरी है उसका, दवा को क्रॉस करने के लिए। अब इसी में आगे टॉपिक आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो एब्जॉर्प्शन वाला। तो दवा को बॉडी के सेल के अंदर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि लिपिड लेयर होती है। तो अगर लिपिड में सॉल्युबल नहीं है दवा, तो फिर हम उसका टॉपिकल बना ही नहीं पाएंगे। ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं और उस पैचेस से दवा फिर धीरे धीरे स्किन से होती हुई हमारे ब्लड में जाती रहती है। बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट, यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास हो जाता है। कन्वीनियंट और पेनलेस, खुद से लगा लो, कोई दर्द नहीं है। आइडियल फॉर ड्रग्स दैट आर लाइपोफिलिक एंड हैव पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। उन दवाओं के लिए बहुत अच्छा है जो लाइपोफिलिक है, क्योंकि स्किन से सेल से तुरंत क्रॉस करके ब्लड में चले जाते हैं, और जिनका पुअर बायो अवेलेबिलिटी है, यानी कि अब मुंह से खाओगे तो बॉडी में नहीं पहुंचती है, लिवर डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसी दवाओं के लिए काफी अच्छा है। आइडियल फॉर ड्रग्स दैट आर क्विकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, उन दवाओं के लिए भी अच्छा है जो क्या है बॉडी से तुरंत निकल जाते हैं। तो पैच लगा लिया, लगातार वो दवा क्या है बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जाती रहती है। ठीक है, सम पेशेंट, कुछ पेशेंट जो होते हैं पैचेस के लिए एलर्जिक होते हैं, लंबे समय तक स्किन पे लगा रहता है तो एलर्जी से क्रिएट हो जाती है। ड्रग मस्ट बी हाईली लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक दवा ही काम करेगी यहाँ पे, दूसरी दवा नहीं काम करेगी। मे कॉज डिलेड डिलीवरी ऑफ ड्रग टू फार्माकोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शन, मतलब बॉडी में जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में, क्योंकि पहले लगेगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड में आएगा, टाइम लग जाता है। ठीक है। लिमिटेड टू ड्रग्स डेट कैन बी टेकन इन स्मॉल डेली डोजेस, केवल उन्हीं के लिए सही है जो छोटी छोटी अमाउंट में दवा देनी है, तो वो छोटा सा अमाउंट इजीली पहुंच जाता है। बड़े अमाउंट में कोई दवा देनी है तो हम उसका पैच नहीं बना सकते हैं। तो देखो डिसएडवांटेज तो हम बना सकते हैं एक बार मन से भी, एडवांटेज याद रखिए। देन रेक्टल, ठीक है, रेक्टल में क्या है, हम लोग जो एनस होता है, ठीक है, उसके माध्यम से टैबलेट को इंसर्ट कर देते हैं, रेक्टम तक पहुंच जाता है, वहां पर डिजोल्व होकर के फिर वो पहुंच जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे भी बाईपास होता है फर्स्ट पास इफेक्ट, लेकिन ध्यान रखना पार्शियली बाईपास हो रहा है। कैसा बाईपास हो रहा है? पार्शियली, पूरी तरीके से बाईपास नहीं होता है। ठीक है, 50% बाईपास होगा, 50% दवा डिस्ट्रॉय होती है। ये सारे टॉपिक, ये सारे वर्ड आने वाले लेक्चर्स में बार बार रिपीट होंगे, तो बहुत कायदे से पढ़ना। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी आपको कोई डाउट वगैरह होता है, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कोई डाउट है, कोई भी टर्म्स वगैरह का डाउट है, तो उसको जो डाउट्स है ना, आप उसको एक काम किया कीजिए, दिन भर पढ़ते हो ना, तो अपनी कॉपी में कॉपी पलटी, पीछे जो भी डाउट है, कोई टर्म को लेकर के डाउट हुआ, किसी भी जो लिखते रहो, उसकी फोटो खींची और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिया। शाम मतलब जैसे ही लेक्चर में लूँगा तो पहले 5 या 10 मिनट आप जिस बच्चे के भी जो भी डाउट होंगे वो टर्म्स को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो, क्लियर हो जाएंगे। अपना क्वेश्चन बिल्कुल इंग्लिश में या हिंदी में जैसे लिख पाएँ, कि जैसे मान लो सपोज किसी को यही कंफ्यूज हो गया कि सर यहाँ पर पार्शियली बाईपास जो था वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, इस तरह लिख दिया क्वेश्चन, मेरे पास फोटो आ गई, तो शाम को जब लेक्चर लूँगा मैं इवनिंग में, तो वो टॉपिक को सबसे पहले उठा करके फिर उस टॉपिक को समझाने के लिए मैं क्या तरीका अपनाता हूँ, जाहिर सी बात है इमेज लेकर के आऊँगा उसकी, या जो भी जिस तरीके से होगा बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है। बाईपास डिस्ट्रक्शन बाय स्टमक एसिड, अब रेक्टल लिया है तो स्टमक का एसिड तो मिलेगा नहीं, तो स्टमक के एसिड से खराब होने वाली दवाइयाँ हैं उनके लिए अच्छा है ये। आइडियल इफ ड्रग कॉजेज वॉमिटिंग, अगर कोई दवा खाने के बाद मतलब वॉमिटिंग जैसी होती है, साइड इफेक्ट वॉमिटिंग, तो रेक्टल के द्वारा दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल इन पेशेंट्स हु आर वॉमिटिंग और कोमाटोज, जो लोग कोमा में हैं या जो लोग वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है, हो रही है जिसको वॉमिटिंग, उन पेशेंट्स के लिए भी रेक्टल वाला रूट बेटर है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग्स में इरिटेट द रेक्टल म्यूकोसा, जो रेक्टम के आसपास की म्यूकोसा क्या होती है? सबसे ऊपर की जो परत होती है, ऐसे अपने ऊपर उंगली डालोगे तो ऊपर की जो परत है उसे म्यूकोसा बोलते हैं, पड़ा होगा स्टमक के स्ट्रक्चर में। नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट, अब लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार क्या रास्ता है, इस तरह से दवा नहीं लूंगा मैं, है ना, लोग कहते हैं नहीं यार मैं ये नहीं, मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, तो लोग जल्दी इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर है बातें? तो यही था इस चैप्टर में नहीं, लेक्चर 2 में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है।
तो इसको पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स में अपडेट कर दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। और कोई भी डाउट होता है, डाउट्स अपने दिन भर में नोट कर लिया करो। शाम को क्लास होने से 1 घंटे पहले मेरे को वो अब फोटो को अपडेट कर दिया, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो लगातार। जैसे जैसे टॉपिक, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी बड़ा धीमा है, अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे ना फिर एकदम लोड हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी जल्दी ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, रेगुलर पढ़ाई करो, ताकि जब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, फिर आगे जाकर आपके ड्रग्स के नेम याद करने हैं, ड्रग्स के एग्जाम्पल याद करने हैं, क्लासिफिकेशन याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एटलीस्ट जो चीज़ पढ़ते जा रहे हो उसे ख़त्म करते चलो, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, और कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। बाकी पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। गुड नाइट।